आज के ये आजादी के नमूने क्या जाने की गुलामी क्या थी। 1000 साल की गुलामी और फिर बंटवारे का वो दंश जिसका हर्जाना हम आज तक भुगत रहे हैं। आजादी आजादी चीखना और उस गुलामी को समझना शायद हर किसी के बस की बात भी नहीं है, क्योंकि गुलामी झेलने वाली पीढ़ी या तो दुनिया छोड़कर जा चुकी है या फिर उन हालातों में है जिसमें उनकी सुनने और समझने वाला कोई नहीं है। आज मैं आपको लेकर चलूंगा 1940s के इंडिया में, जहां कुत्तों और भारतीयों को एक जैसा समझा जाता था, जहां पर स्ट्रे डॉग्स पर ही नहीं सांवली स्किन पर भी बैन था। वेलकम टू भांति की बातें। आज हम बात करेंगे उन 10 सालों की जब एक तरफ वर्ल्ड वॉर चल रहा था, दूसरी तरफ भारत के भीतर एक तूफान। 1940 से 50 फेमिन, रायट्स, ट्रायल्स, म्यूटिनीज, पार्टीशन, मास माइग्रेशन, प्रिंसली स्टेट इंटीग्रेशन, कश्मीर वॉर और आखिर में कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम इस डिकेड को बिना मेकअप के देखेंगे, ब्यूटीफुल भी और ब्रूटल भी। सबसे पहले बात 1943 की बंगाल फेमाइन की, भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक त्रासदियों में से एक डिबेट है कि आखिर दोष किसका था। ड्रॉट कम था, पॉलिसी, शिपिंग और वॉर टाइम डिसीजन ज्यादा जिम्मेदार थे, ऐसा कई सारी रिसर्च कहती हैं। 1943 का टाइम था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जारी था, लेकिन बंगाल में एक युद्ध और चल रहा था भूख के खिलाफ। आधिकारिक बयान कहते हैं कि सूखा, चावल की कमी और जापानी खतरे ने इस भुखमरी को जन्म दिया। लेकिन जनता के बीच एक और कहानी घूम रही थी कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि मैन मेड ट्रेजेडी थी। जरा कुछ तथ्यों और आंकड़ों की बात करते हैं। लगभग 30 लाख मौतें हुई, लेकिन कुछ स्रोत कहते हैं कि इससे भी ज्यादा लोग मारे गए। खेती का नुकसान हुआ, हाँ, लेकिन पूरे बंगाल में अनाज का उत्पादन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। तो अब सवाल यह उठता है कि भुखमरी क्यों हुई। वो बातें जो जनता में चर्चा का विषय बनी, लेकिन कभी साबित ना हो सकी। इनमें से एक है चर्चिल की प्रायोरिटी पॉलिसी। कहा गया कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारतीयों की भलाई से ज्यादा युद्ध में सैनिकों के राशन और यूरोप के मोर्चे पर सप्लाई को प्राथमिकता दी। अफवाह थी कि ऑस्ट्रेलिया से आया अनाज सीधे यूरोप भेजा गया, जबकि बंगाल में लोग मर रहे थे। शिपिंग क्राइसिस या स्ट्रेटेजिक विदहोल्डिंग। सरकार का दावा था कि जहाज नहीं थे, लेकिन कई डॉक वर्कर्स ने बाद में कहा कि गोदाम भरे थे, बस बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। यह दावा कभी पूरी तरीके से ऑथेंटिकेट नहीं हुआ, लेकिन युद्धकालीन सेंसरशिप के कारण इसे वेरीफाई करना भी मुश्किल था। जापानी आक्रमण रोकने के लिए पूर्वी तट पर चावल के भंडार और नावें नष्ट करने की पॉलिसी अपनाई गई। गांव के लोग मानते हैं कि उससे दुश्मन तो नहीं रुका, लेकिन उनकी थाली खाली हो गई। यह चर्चा भी जोर पकड़ती रही कि कुछ बड़े व्यापारी और अंग्रेज अफसरों ने इस क्राइसिस को मुनाफाखोरी का मौका बनाया। अनाज को जानबूझकर रोका गया ताकि दाम आसमान छूने लगें, और आज भी इस पर कोई क्लियर जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं है जो सारे नाम उजागर कर सके। इन सारी अफवाहों में सबसे तेज लाइन यह घूमी कि चर्चिल ने फेमिन रिपोर्ट पर कहा कि इंडियंस ब्रीड लाइक रैबिट्स, लेट देम स्टार्व। हिस्टोरियंस में डिबेट है, कुछ कहते हैं उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में कुछ इस तरह कहा, और कुछ इसे पूरी तरीके से मन की गढ़ी हुई बात मानते हैं। तो क्यों ऐसी कोई कहानी बन गई? क्योंकि उस दौर में प्रेस पर भारी सेंसरशिप थी। द स्टेट्समैन अखबार के एडिटर इयान स्टीफेंस ने स्टार्विंग के लोगों की तस्वीरें छापी, तब जाकर दुनिया को असलियत का अंदाजा हुआ। लेकिन इससे पहले हफ्तों तक सिर्फ कानाफूसी और अफवाहों से ही सच का अंदाजा लगाया जा रहा था। तो सच क्या है? इतिहासकार मानते हैं कि प्राकृतिक कारण थे, लेकिन ह्यूमन मिसमैनेजमेंट और कॉलोनियल प्रायोरिटीज ने मौतों को कई गुना बढ़ा दिया। वो बातें जो जनता में घूमी शायद बड़ी चढ़ी थीं, पर उनका जन्म उस समय की चुप्पी और अविश्वास से हुआ। 1943 की बंगाल फेमिन सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं थी, ये एक आईना थी कि कैसे युद्ध, राजनीति, इंसानी लालच और भूख से भी घातक हो सकते हैं। सवाल आज भी वही है, आज के दौर में सत्ता का दिल थोड़ा बड़ा होता तो क्या लाखों जानें बच जाती?
1942 का मिड भारत में हलचल लेके आया। अगस्त में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दे दिया। जनता सड़कों पे उतर आई, रेल की पटरियां उखाड़ दी गईं, पोस्ट ऑफिस जला दिए गए और पूरे देश में विद्रोह की चिंगारियां फैल गई। ब्रिटिश सरकार का जवाब आया ब्रूटल क्रैकडाउन। हजारों गिरफ्तार कर लिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, गांधी नेहरू जैसे तमाम नेता जेल में डाल दिए गए। क्विट इंडिया मूवमेंट के तुरंत बाद का भारत एक तरफ सप्रेशन और दूसरी तरफ अंडरग्राउंड नेटवर्क का एक्सप्लोजन था। ब्रिटिशर्स के लिए सबसे बड़ा डर था फौज में बगावत, और ये डर बहुत जल्दी सच होने वाला था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक्सिस पावर्स के सहयोग से साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन नेशनल आर्मी को रिवाइव किया। आईएनए के सोल्जर्स कई ब्रिटिश इंडियन आर्मी के पूर्व कैदी थे, जो कि जापान के साथ मिलकर बर्मा फ्रंट पर लड़ रहे थे। ब्रिटेन ने इन्हें देशद्रोही कहा, लेकिन बोस ने इन्हें आज़ादी का असली सिपाही बोला। 1945 में वॉर के खत्म होते ही ब्रिटेन ने आईएनए ऑफिसर्स को दिल्ली के लाल किले में कोर्ट मार्शल के लिए खड़ा कर दिया। पहला ट्रायल चला प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह डिल्लन और शाहनवाज खान के ऊपर, तीनों अलग अलग धर्मों से, और ये एकता का प्रतीक बन गया। चार्ज लगाया गया मर्डर, अबटमेंट टू मर्डर, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द किंग। पब्लिक का परसेप्शन था कि यह अंग्रेजों के खिलाफ देशभक्ति का ट्रायल था, न कि अपराध का। अब यहां ब्रिटिशर्स को कुछ डर थे। कहा गया कि ट्रायल का असली मकसद कानून से ज्यादा ब्रिटिश इंडियन आर्मी की लॉयल्टी बचाना था। अफवाह थी कि अगर आईएनए को देशभक्त मान लिया गया तो पूरी फौज बगावत कर देगी। मास गैदरिंग में यह सवाल गूंजता रहा कि क्या अपना देश आजाद कराने के लिए लड़ना अपराध है। लोग कहते थे कि यह ट्रायल नहीं है, यह ब्रिटिश पावर की शर्मिंदगी का प्रदर्शन है। और इन सब के बीच में गजब बात यह थी कि कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा आईएनए ट्रायल्स के खिलाफ एक स्वर में बोले। जनता इसे ब्रिटेन के लिए आखिरी पॉलिटिकल वार्निंग मानती थी, और अफवाहों में कहा गया कि ब्रिटेन ने सजा सुनाने की हिम्मत नहीं करी क्योंकि बाहर लाखों लोग सड़कों पर थे, रेल, हड़ताल और हिंसा का डर था। आईएनए ट्रायल्स ने नेशनलिज्म की भावना को आग दे दिया। कॉलेजों में हड़ताल शुरू हो गई, फैक्ट्रियों में वॉकआउट हो गए, और यहां तक कि कुछ ब्रिटिश इंडियन आर्मी यूनिट्स में सहानुभूति ओपनली दिखने लगी। इतिहासकार मानते हैं कि आईएनए ट्रायल्स, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद की आर्थिक थकान ने ब्रिटेन को एग्जिट करने पर मजबूर कर दिया। क्विट इंडिया के बाद ब्रिटेन को लगा था कि रिप्रेशन से चुप्पी मिल जाएगी, लेकिन आईएनए ट्रायल्स ने उस चुप्पी को गरज में बदल दिया। अब सवाल यह भी है कि अगर उस दौर में जनता इतनी यूनाइटेड थी तो आज हम इतने डिवाइडेड क्यों हैं। 1946 में हुई वो घटना जिसने भारत की आजादी की नींव रखी। फरवरी 1946 बॉम्बे से फैली रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, 56 शिप्स, 10,000 से ज्यादा सेलर्स की रिवोल्ट थी। कॉलोनियल रूल के लिए सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल जोल्ट। A number of historians argue that it hastens the British exit calculus. ये फरवरी 1946 था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो चुका था, लेकिन नौसैनिकों के लिए हालात अभी भी युद्ध से कम नहीं थे। रॉयल इंडियन नेवी में लगभग 20,000 भारतीय सेवारत थे, लेकिन रहने की गंदी जगहें, खराब खाना और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आम बात थी। HMIS तलवार के सेलर्स ने सबसे पहले विद्रोह की चिंगारी जलाई। मांगे थीं बेहतर रहने खाने की सुविधाएं, रंग भेद का अंतर, आईएनए कैदियों की रिहाई और सबसे खास बात, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा। 18 फरवरी 1946 को 300 नौसैनिक हड़ताल पर चले गए और अगले ही दिन यह विद्रोह 78 जहाजों और 20 तटीय प्रतिष्ठानों में फैल चुका था। मुंबई से लेकर कराची, मद्रास और विशाखापट्टनम तक इसकी गूंज सुनाई देने लगी थी। कई अफसर विस्पर करते थे कि आईएनए ट्रायल्स ने नौसैनिकों के दिमाग में आज़ादी का जज्बा भर दिया और यह विद्रोह उसी का फॉलआउट था। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इस लिंक को कम करके आंकते हैं, पर पब्लिक परसेप्शन में यह सीधा सीधा कंटिन्यूएशन था। अब बात थी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों शुरुआत में सिंपैथेटिक थे, लेकिन ब्रिटिश रिटेलिएशन के डर से
दोनों ने सेलर्स से हिंसा रोकने की अपील करी। कुछ लोग इसे पॉलिटिकल बिट्रेल मानते थे। कहा जाता है कि लंदन में बैठी वॉर कैबिनेट को डर था कि अगर आर्मी यूनिट्स भी इसी तरह बगावत में कूद गईं तो ब्रिटिश रूल कुछ हफ्तों में ही खत्म हो जाएगा। इसलिए इसे सप्रेस करने के लिए नेवल गन्स तक तैनात किए गए। लेकिन इसके विरोध में मुंबई में हजारों लोग सड़कों पर आ गए, रेल और बस की स्ट्राइक हो गई, पर इस दौरान पुलिस फायरिंग में 200 से ज्यादा लोग मारे गए। कैजुअल्टी फिगर्स आज भी कंटेस्टेड है। कुछ लोग कहते हैं कि आधिकारिक आंकड़े बहुत कम बताए गए थे। ये विद्रोह 23 फरवरी को खत्म हो गया जब टॉप पॉलिटिकल लीडर्स ने सेलर्स को सरेंडर करने को कहा। ब्रिटेन ने 400 से ज्यादा सेलर्स बर्खास्त कर दिए गए। कई लोगों को कैद में डाल दिया गया। इतिहास की किताबों में यह घटना अक्सर फुटनोट बनकर रह गई, शायद इसलिए कि यह किसी एक नेता के अंडर में नहीं हुई थी, बल्कि एक स्पॉन्टेनियस लीडरशिप अपराइजिंग थी। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी 1946 कोई छोटी हलचल नहीं थी। यह ब्रिटिश अंपायर के लिए एक चेतावनी थी कि अब लॉयल्टी खरीदी नहीं जा सकती। लेकिन यह कहानी हम भूल गए, क्योंकि शायद यह हमें याद दिलाती है कि असली आज़ादी तब आती है जब आदेश ऊपर से नहीं बल्कि भीतर से आता है। कुछ तो अजीब था भारत की किस्मत में, क्योंकि हलचल खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। 1946 अगस्त में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ। कलकत्ता में कम्युनल इन्फर्नो भड़क उठा। 14 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग ने कहा कि डायरेक्ट एक्शन का समय आ गया है। नतीजा क्या हुआ मालूम है? कलकत्ता की गलियों में इंसानियत का कत्लेआम हो गया। और सवाल यह है कि यह आज़ादी की लड़ाई थी या सत्ता की भूख का खूनी खेल था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ब्रिटिश इंडिया में माहौल खौल रहा था। मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग तेज कर दी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की बातचीत टूट चुकी थी। जिन्ना ने कहा कि अब बातचीत नहीं होगी, डायरेक्ट एक्शन होगा। 14 अगस्त को मुस्लिम लीग ने शांतिपूर्ण विरोध का ऐलान किया। लेकिन क्या यह वास्तव में शांतिपूर्ण था या पर्दे के पीछे हिंसा की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी? मुस्लिम लीग के झंडे, नारों की गूंज, अचानक भीड़ उग्र हो गई। मस्जिदों से जुलूस निकले, दुकानों और घरों पर हमले शुरू हो गए। फिर जवाब में हिंदू भीड़ें उतरी। शहर को हिंदू मुस्लिम मोहल्लों में बांट दिया गया और बीच में इंसानियत फंस गई। 72 घंटों में आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 4000 मौतें हुई। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि असली आंकड़ा बहुत ज्यादा था। हजारों घायल हुए, लाखों बेघर हो गए। महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, घरों को आग लगा दी गई और ये उस शहर में हुआ जिसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता था। अब सवाल उठते हैं कि क्या जिन्ना को मालूम था कि डायरेक्ट एक्शन का मतलब होगा डायरेक्ट वायलेंस? क्या ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर पुलिस को निष्क्रिय रखा ताकि डिवाइड एंड रूल का आखिरी वार हो सके? और कांग्रेस, क्या उसने जानबूझकर लीग को बदनाम होने देने के लिए हिंसा को रोकने में ढिलाई बरती? कुछ गवाह कहते हैं कि कई जगह भीड़ को हथियार बांटे गए। यह अचानक भड़कने वाली भीड़ नहीं थी, बल्कि एक योजनाबद्ध नरसंहार था। डायरेक्ट एक्शन डे ने साफ कर दिया कि आजादी सिर्फ अंग्रेजों से लड़ाई नहीं थी, यह सत्ता के लिए हिंदुस्तानियों की आपसी लड़ाई भी थी। आजादी मिल गई, लेकिन बंटवारे के साथ, लाखों लाशों की कीमत पर। तो सवाल यही है कि क्या यह खूनी दिन पाकिस्तान की नींव था और या इंसानियत की कब्र का पत्थर? इतिहास कहता है कि यह था डायरेक्ट एक्शन डे, पर असल में यह था डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन डे। 1947 आजादी की खबर लेके आया। माउंटबेटन प्लान ने ट्रांसफर ऑफ पावर को जून 1948 से प्रीपोन करके 15 अगस्त 1947 कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, इस पे चर्चा आज भी जारी है। साइरिल रेडक्लिफ को महज कुछ हफ्तों में लकीर खींचनी थी। यह सब कुछ इतनी जल्दबाजी में किया गया कि रेडक्लिफ को केवल 5 हफ्ते दिए बॉर्डर बनाने के लिए। 14 से लेके 18 मिलियन लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ। बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। मतलब
उस समय ट्रेनें लाशों से भर के आया करती थीं और नई सीमाओं ने पुराने मोहल्लों को जंग का मैदान बना दिया। आज़ादी के बाद शुरू हुई एक भारत बनाने की एक मुहिम। 565 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट किया सरदार पटेल और वीपी मेनन की सबसे बड़ी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ने। 1947 और 48 में जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया। जूनागढ़ के नवाब की पाकिस्तान एक्सेशन के बाद में इंडिया ने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लिया। फरवरी 1948 में एक प्लेबिसाइट कराया गया जिसमें 99% वोट भारत के पक्ष में पड़े और इसके बाद भारत में मिलने की बारी थी कश्मीर की। 1947 में कश्मीर में ट्राइबल इन्वेजन हुआ। महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। पहली भारत पाकिस्तान वॉर हुई और 1948 में यूएन रिजोल्यूशन 47 लाया गया जिसमें प्लेबिसाइट की बात करी गई, लेकिन प्लेबिसाइट कभी हो ही नहीं सका। 1948 में ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। सितंबर 1948 में पुलिस एक्शन के बाद लार्ज स्केल वायलेंस हुआ। नेहरू ने एक कमेटी भी बनाई जिसमें कहा गया कि 27,000 से लेकर 40,000 तक मौतें हुई हैं, लेकिन यह रिपोर्ट पब्लिक डोमेन से बाहर रही। हैदराबाद चैप्टर्स पर बहुत सारी बातें हैं और यही हिस्ट्री का सबसे मुश्किल हिस्सा है, मल्टीपल ट्रुथ्स और अनइवन मेमोरीज। सो व्हाट डू वी नीड नाउ? हिस्ट्री इज ए मिरर, नॉट ए म्यूजियम पीस। 1940 से 50 ने हमें 3 सबसे बड़े सबक दिए हैं। पहला, फियर किल्स जजमेंट। उदाहरण थे फेमिन, दंगे और हड़बड़ी। इंस्टीट्यूशंस मैटर, ट्रायल, म्यूटिनी और संविधान। और तीसरा, ट्रुथ हील्स, हैदराबाद पार्टीशन की ऑनेस्ट रेकनिंग। सो व्हाट डू वी नीड एट दिस आवर? पॉलिटिशियंस कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को कल्ट से ऊपर रखें। अंबेडकर की चेतावनी को डेली कंडक्ट में उतारिए। हीरो वर्शिप नहीं, इंस्टीट्यूशन वर्शिप करिए। फेडरल ट्रस्ट हेस्ट से बचें। सीक्रेटिव डिसीजन मेकिंग की जगह ट्रांसपेरेंट कंसल्टेटिव प्रोसेस होना चाहिए। अब सिटीजन्स को क्या करना चाहिए? सिविक विजिलेंस बहुत ज़रूरी है। हेट बेटिंग कंटेंट शेयर करने से पहले वेरीफाई करिए। पार्टीशन एरा मिस इन्फॉर्मेशन ने लाखों लोगों की जान ले ली थी, सीखिए उससे कुछ। लोकल एक्शन ज़रूरी है। स्कूल बोर्ड्स हो गए, मोहल्ला सभा हो गई, आरटीआई हो गए, छोटे फोरम्स में बदलाव की ज़रूरतें हो गई। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और ब्यूरोक्रेट्स के लिए आज की ज़रूरत है डेटा ड्रिवन एम्पैथी, रिलीफ, राशन और रीहाउसिंग। फेमिन, पार्टीशन और राइट्स का सबसे बड़ा सबक यही है कि डिलीवरी डिले स्किल। रिकॉर्ड्स को खोलिए। क्लासिफाइड हिस्ट्री समाज को कमजोर करती है। वेयर सेफ डिक्लासिफाई आर्काइवल ट्रुथ। मीडिया और क्रिएटर्स का क्या कर्तव्य है? मॉरल करेज, इयान स्टीफेंस की तरह सेंसरशिप में भी जनता को सच दिखाइए। बिजनेस और सिविल सोसाइटी के लिए मेरा मैसेज है कि इक्विटी लेंस, रिलीफ, जॉब्स, स्किलिंग, माइग्रेशन और मार्जिनलाइजेशन की मेमोरीज को पॉलिसी में ट्रांसलेट करिए। इंडिया के 1940 से 1950 ने हमें सिखाया, हरी कैन हर्ट, हेट्रेड ऑलवेज हर्ट एंड होप नीड्स हार्ड वर्क। अगर हम अपने लीडर्स को इंस्टीट्यूशन से ऊंचा और दूसरों की पीड़ा को नैरेटिव से छोटा मानेंगे तो इतिहास की गलती दोहराएंगे। आज का इंडिया साइंटिफिक, प्लूरल, डीपली कॉन्स्टिट्यूशनल है। यही हमारा बेस्ट ट्रिब्यूट है उन लाखों को जो इस डिकेड में खो गए और उन मिलियंस को जिन्होंने एक रिपब्लिक खड़ा किया। अगर ये एपिसोड आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर कीजिएगा। कमेंट में लिखिएगा कि आपके हिसाब से 40 से 50 के बीच का सबसे बड़ा सबक क्या है। अगले एपिसोड में फिर एक कोई नई जिंदगी की कहानी खोलेंगे। तब तक के लिए